अगर बाकी खुलियों के बरक्स स्पर्म में हेपेलॉइड होता है, जो खून में मौजूद इम्यून सिस्टम के सेल स्पर्म को बाहर से आई हुई चीज़ समझकर स्पर्म पर हमला कर सकते हैं। इसलिए स्पर्म और खून के दरमियान राब्ते के लिए ये सर्टोली सेल्स मौजूद होते हैं और खून में मौजूद ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह इनमें सर्टोली सेल में से गुजरकर स्पर्म तक पहुंच जाते हैं, मगर ये सर्टोली सेल इम्यून सेल्स को गुजरने नहीं देता। इसके अलावा सर्टोली सेल के कुछ और भी काम है, जैसा कि कुछ प्रोटीन्स बनाना जो सेमिनिफेरस ट्यूबुलस टेस्टोस्टेरोन के काम को बढ़ाता है। इस संबंध में स्पर्मोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म बनता है, अगर इसकी हम बनावट की बात करें तो इसमें दर्जैल हिस्से होते हैं, हेड, एक्रोसोमा, मिड पीस और टेल। स्पर्म के एक्रोसोम में डिग्रेडेटिव एंजाइम मौजूद होते हैं जिनका काम अंडे की सबसे बाहर वाली झिल्ली जोना पेलिसोलिडिया को तोड़ना होता है ताकि स्पर्म अंडे के अंदर दाखिल हो सके। इन एंजाइम्स में हाइलोरोडियस और एक्रोसिन शामिल है। स्पर्म के हेड में स्पर्म का न्यूक्लियस मौजूद है। ये न्यूक्लियस अंडे के न्यूक्लियस से मिलने के बाद ज़ाइगोट का न्यूक्लियस बनता है। इसी न्यूक्लियस में मर्द का डीएनए मौजूद होता है जो कि अगली नस्ल में जाएगा। स्पर्म के मिड पीस में नेक में सेंटोरियल्स होते हैं जो स्पर्म के टेल का फ्लैजिलियम बनाते हैं। इसके साथ साथ ज़ाइगोट की तकसीम में भी किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा मिड पीस में मिटोकोरोडोनिया भी होते हैं जो स्पर्म को हरकत करने के लिए तवानाई देते हैं। स्पर्म की टेल का स्पर्म को हरकत करवाना, आगे बढ़ाता है। स्पर्म की टेल का काम स्पर्म को हरकत करवाना और आगे बढ़ाना होता है। टेल एक किस्म की फ्लैजिलियम होती है जो कि प्रोटीन से बनी होती है। स्पर्म के बाद सेमिनिफेरस ट्यूबुलस के अंदर होता है, मगर अभी ये स्पर्म मोटाइल नहीं होता, यानी हरकत नहीं कर सकता।